सभी साथियों का एक और शानदार और लाजवाब सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आज के सेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा जो आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल है और लगभग पीछे के जो पेपर हमने चेक किए हैं उसके अनुसार इस टॉपिक से क्वेश्चन है वो बनने की पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और खास रहने वाला है। इसलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले एक बार सभी साथियों से निवेदन है कि आज के सेशन को शेयर कर दें और साथ में जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो एक बार सेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको घर बैठे मिल सके, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड और सरकारी जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाई जाती है और जिसका बेनिफिट आपको मिलता भी है। तो आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है ना, उन पे अपन सॉल्यूशन करेंगे और साथ में उनका एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से आप उनको याद कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। निश्चित रूप से आज के क्वेश्चन है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, ऐसी आशा और विश्वास रखते हैं। आपका भी सहयोग है वो नितांत आवश्यक है। जो ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका आप जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें ताकि हमें पता चल सके कि जो भी विद्यार्थी हमारे सेशन को देख रहे हैं उनके कम से कम जो चीज़ हम बता रहे हैं वो समझ में आ रही है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है जो ऑनलाइन क्लासेज में अपन देखते हैं कि क्वेश्चन वो भी 10 ही लेके आते हैं लेकिन जवाब दो इस चक्कर में वो उन्हीं 10 क्वेश्चनों में 1 घंटा लगा देते हैं। हम सिर्फ इतना चेक कर रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि समय कहाँ है, किसके पास समय। आप एक ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पर आपके पास समय नाम मात्र भी नहीं है। जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो उतना आपको पढ़ने का प्रयास करना है, क्योंकि इस कम समय में अपने को मैक्सिमम जितना टाइम पढ़ सकते हैं उतना आपको पढ़ना है, पूरे समर्पण के साथ पढ़ना है और ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा सेशन नहीं करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको डिलीवर करते हैं, आपके जवाब आते हैं उसके लिए धन्यवाद रहता है, और आपके जवाब नहीं आते हैं फिर भी आपको प्रयास करना चाहिए आप जवाब दे। चलो देखो आज का क्वेश्चन है क्या है कि सामान्यतः किस अनुपात की गणना समय या गुणा के रूप में की जाती है। कौन सा वो अनुपात है जिसको अपन क्या कहते हैं, टाइम्स या गुणा के रूप में उसको मापते। कौन सा अनुपात है, लाभदायकता अनुपात है ना, क्रियाशीलता अनुपात, वित्तीय स्थिति अनुपात, इनमें से कोई नहीं है ना, ये आपको बताना है ना। तो देखो लाभदायकता अनुपात तो है नहीं, इसमें तो आपका नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो वो आता है। एक्टिविटी रेशियो ये गुणा के रूप में आता है, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या होगा कि जो क्रियाशीलता अनुपात है जिसमें आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है, एवरेज पेमेंट पीरियड होता है, वो सारे के सारे आपके गुणा के रूप में या मंथ के रूप में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो समय और गुणा की बात करता है वो आपकी एक्टिविटी रेशियो होगा। ठीक है, क्या कौन सा होगा, एक्टिविटी रेशियो है वो माना जाएगा। ओके है, बढ़े आगे देखते हैं अगला सेशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है ना, इसका आपको जवाब देना है। क्या कह रहा है कि किस अनुपात में एक अवयव एक में परिवर्तित किया जाता है। एक अवयव है वो एक में ही परिवर्तित किया जाता है ना, यानी 1:1, 2:1, 3:1 ऐसे किया जाता। तो वो कौन सा, लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, वित्तीय स्थिति अनुपात या उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। ये होगी कि भाई लाभदायकता अनुपात है वो आपका प्रतिशत में होता है, ये आपका गुणा या टाइम्स में होता है ना। तो बच गया कौन सा, वित्तीय स्थिति अनुपात, जो अनुपात में होता है 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, वो आपका वित्तीय स्थिति अनुपात होता है ना, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो है ना। तो ये आपका अनुपात में होता है। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा, 3 नंबर है वो इसका सही आंसर होगा। क्या होगा,
वित्तीय स्थिति अनुपात, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो है वो आपका 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, यानी कुल मिला के वो अनुपातों में चलता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? क्या कहना चाहता हूं वो आप मेरे हिसाब से अब समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ जाए, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे है, फटाफट जवाब देना है। यदि वर्ष की शुद्ध बिक्री 2,50,000 रुपए और देनदार अपने कितने हैं 50,000 रुपए, तो औसत वसूली अवधि होगी, एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा, ये आपको बताना है। तो देखो आपकी पहले अपने को क्या चाहिए, शुद्ध बिक्री है ना, तो अपने को पहले चाहिए क्या चाहिए, पहले अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है ना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या है ट्रेड रिसीवेबल का, कि नेट क्रेडिट सेल्स बटे एवरेज क्या कहें डेटर्स या एवरेज रिसीवेबल्स, जिसमें आपके दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2,50,000 है, उसमें 50,000 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 5 टाइम्स, है ना। अब अपने को चाहिए एवरेज कलेक्शन पीरियड, है ना। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड में अपने को चाहिए मंथ या डेज बटे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। ठीक है, तो यहां पर डेज में दे रखा है तो 365 में भाग देंगे कितना का 5 टाइम्स, है ना। तो इसमें 5 टाइम्स का भाग देंगे तो 45 दिन, 60 दिन, 75 दिन, 55 दिन, है ना। अब इसमें देखो 60 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 75 के आसपास होगा, तो इसका होगा आपका 75 डेज, है ना। कितना होगा 75 डेज। आप कैलकुलेशन करना, 365 में 5 का भाग देना कि कहां तक आता है, तो अप्रोक्सीमेटली 75 डेज के आसपास इसका आंसर आएगा। तो यहां पर जो औसत कलेक्शन पीरियड है वो कितना होगा आपका 75 डेज है, वो होने वाला है। ठीक है, कितना होगा 75 डेज। ओके, बढ़े आगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में हो गया 75 दिन। ठीक है, आगे बात समझ में, बढ़ जाए आगे। कर लिया होगा नोट, सबने कर लिया क्या नोट? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसने नोट नहीं किया हो? बढ़ जाए, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये है क्या है, विनियोग हो सकता है, विनियोग हो सकता है, क्या हो सकता है, चालू संपत्ति, स्थायी संपत्ति, आदर्श संपत्ति, 1 या 2, कुछ भी। देखो विनियोग है, विनियोग अगर अल्पकाल के लिए है, अल्पकालीन है, जिसकी जो अवधि है 12 माह से कम है ना, अल्पकालीन है, 12 माह से कम है, तो वो चालू संपत्ति में हो सकता है। विनियोग जो दीर्घकालीन है, जिसकी जो 12 माह से अधिक अवधि के लिए है, वो आपका किस कैटेगरी में आएगा, दीर्घकालीन में आ जाएगा।
एदर से संपत्ति, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि भाई इनटेंजिबल असेट्स तो हो ही नहीं सकता। एदर से में तो आपकी गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है ना, ये सारे के सारे आपके एदर से में आती है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही है। इसका मतलब आपका 4 नंबर सही है। 1 या 2 भी हो सकता है और कुछ और भी विनियोग हो सकता है ना। वैसे तो 2 ही तरीके के विनियोग माने जाते हैं, लेकिन एक मध्यकालीन और माना जाता है, मध्यम कालीन, है ना। ये अल्पकालीन होता है 0 से 1 वर्ष, ये आपका 2 से 3 वर्ष, और फिर ये 3 से आगे कितनी भी अवधि हो सकती है। तो मध्यम कालीन जो बीच की अवधि के लिए होता है कि भाई 1 से 3 वर्ष की अवधि तक इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो विनियोग है वो कुछ भी हो सकता है, तो इसका 4 नंबर है वो सही आंसर होगा। ओके, समझ गए मेरी बात? अब तो डाउट नहीं है ना किसी प्रकार का। विनियोग दोनों हो सकते हैं। बढ़े आगे, चलो नोट कर लिया होगा सबने और आगे बढ़ जाए। ये लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद गैर चालू संपत्ति है, नॉन करंट असेट्स है। क्या है? नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स कौन सी होगी बताओ। देखिए, व्यापारिक विनियोग, प्राप्य बिल, पूर्वदत्वे या देनदार। नॉन यानी जिसकी अवधि 12 माह से अधिक है, या जो करंट असेट्स का भाग नहीं है। जैसे आपका बिल रिसीवेबल है, ये आपकी करंट असेट्स होती है। पूर्वदत्त है, ये आपकी करंट असेट्स होती है। डेटर्स है, वो आपकी करंट असेट्स होती है। तो ये सारी की सारी कौन सी मद होगी? आपकी चालू मद है ना। तो आपकी गैर चालू कौन सी बच गई? ये आपकी गैर चालू मद बच गई। तो इसका आंसर गैर चालू मद कौन सी होगी? व्यापारिक विनियोग है वो आपके गैर चालू है, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा कि भाई ये अल्पकाल है या दीर्घकाल। तो जब ऐसा नहीं लिखा होता है तो ये माना जाता है कि ये दीर्घकाल के लिए ही है, इसलिए इसकी गैर चालू मद में इसको शामिल करेंगे। ओके, कर ली नोट? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, स्क्रीन पे है, फटाफट आपका जवाब आना चाहिए। क्या है? क्या कह रहा है? क्रय के कारण स्थायी संपत्ति में वृद्धि का परिणाम होता है। कोष का स्रोत, कोष का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी, है ना। क्रय के कारण स्थायी संपत्ति में वृद्धि, है ना। तो देखो, एक तो है कोष का स्रोत, है ना, सोर्स ऑफ फंड। क्या होता है? सोर्स ऑफ फंड, यानी इसे क्या हुआ? पिसा आवे। एक हुआ यूज ऑफ फंड, इसे क्या हुआ? पिसा जा, है ना। ये दो होते हैं। एक से इससे सोर्स यानी पैसे कहां से आते हैं, एक होता है पैसे कहां प्रयोग करते हैं। आपने कोई स्थायी संपत्ति खरीदी है ना। स्थायी संपत्ति आपने खरीदी है, तो आपकी जो स्थायी संपत्ति है, स्थायी संपत्ति में तो क्या हो गई? वृद्धि हो गई कि भाई व्यापार में स्थायी संपत्ति बढ़ गई। लेकिन जो रोकड़ है या बैंक है, अगर चेक से दिया तो बैंक, कैश दिया तो रोकड़, इसमें कमी हो जाएगी। तो व्यापार से पैसे क्या गए? निकल गए। व्यापार से पैसे निकल गए, तो निकलेंगे तो वहां पर क्या होगा? कोष का प्रयोग होगा, यूज ऑफ फंड होगा। तो क्रय के कारण स्थायी संपत्ति में वृद्धि होती है, तो अपन ने क्या किया? अपने कोष का प्रयोग हो गया। तो 2 नंबर है वो इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर क्या होगा? कोष का प्रयोग, यूज ऑफ सोर्स है वो आपके यूज ऑफ फंड, यूज ऑफ फंड है, उसके कारण आपकी स्थायी संपत्ति तो बढ़ गई, लेकिन आपके जो सोर्स की राशि, जो पैसे है वो आपके कम हो गए। तो 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो,
ये आपके सामने स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन, फटाफट आपको इसका जवाब देना है कि व्यापारिक विनियोग का विक्रय संकेत करता है। व्यापारिक विनियोग का विक्रय है ना, आपके पास है व्यापारिक जो विनियोग है उसको आपने क्या कर दिया, सेल्स कर दिया, बेच दिया। बेचने से क्या होगा भाई, अपने पास पैसे आएंगे, वापसी होगी किसकी, पैसों की वापसी होगी, पैसे आएंगे। तो देखो चल संपत्तियों में परिवर्तन, तो चल संपत्तियां, तो व्यापारिक विनियोग है तो ये तो चल है ही नहीं, ये कौन सी है, अचल है, यानी गैर संपत्ति है, तो इसका तो कोई फर्क होगा नहीं। कोष का प्रयोग, तो बेचेंगे तो प्रयोग नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना, तो ये दोनों गलत हो गए, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। कोर्स जो आपके कोष है उनका स्रोत हो जाएगा, है ना, कोष का स्रोत, क्योंकि व्यापार में पैसे आ रहे हैं। यूज ऑफ फंड है ना, और सोर्स ऑफ फंड, तो यहाँ पर अपने पास सोर्स ऑफ फंड होंगे, क्योंकि अपने पास जो विनियोग थे, जो गैर चालू थे, जिसको अपन ने बेचा है, उसको बेचने से हमारे पास पैसे आए हैं। ठीक है, तो ये आपका कोष का स्रोत होगा। ठीक है, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए फटाफट, इसका जवाब तो आपके जरूर आपके पास होना चाहिए। क्या है कि ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय, है ना, ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा अगर अपन ख्याति का क्रय करते हैं तो क्या होगा, कोष का प्रयोग, कोष का स्रोत, कोष का प्रवाह नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। बताओ, देखिए फटाफट इसका आंसर आपको देना है, फटाफट इसका आंसर दो भाई, फटाफट आंसर दो। आंसर में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरते, फटाफट इसका आंसर आना चाहिए। नहीं बताया, क्या होगा, अरे नहीं पता क्या, कि ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा ख्याति है, ख्याति आपकी कौन सी है, अमूर्त संपत्ति है ना, और अमूर्त संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोष का प्रवाह नहीं होगा। कोष का प्रवाह कब होगा, जब एक आपकी चालू हो और एक गैर चालू संपत्ति हो। अब यहाँ पर ये तो न तो चालू है और न ही गैर चालू है, और ये भी आपका ऋण पत्रों का निर्गमन, ये भी गैर चालू और ये भी गैर चालू, तो ऐसी कंडीशन में कोष का प्रवाह नहीं होगा। 3 नंबर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 3 नंबर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसका रिप्लाई कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, कोष प्रवाह विवरण के अंतर्गत कोष शब्द का अर्थ है, यानी फंड का अर्थ है ना, फंड का क्या अर्थ होगा, सिर्फ रोकड़ से, चल संपत्तियां, चल दायित्व है, चल संपत्तियां माइनस चल दायित्व है ना। अब बताओ कोष का, तो कोष का जो मेन जो अर्थ है वो यही बनता है कि आपकी जो चल संपत्तियां करंट असेट्स है उसमें से करंट लायबिलिटीज घटाएंगे तो अपने पास वर्किंग कैपिटल या फंड्स है वो उपलब्ध होगा। तो यहां पर आपका जो फंड्स के अनुसार जो एक्यूरेट आंसर पूछा है वो इसका 4 नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 नंबर है वो इसका सही आंसर होगा। ओके, ठीक है, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास क्वेश्चन है कि कोष प्रवाह होता है आपका, कोष प्रवाह यानी कोष का क्या कहते हैं, फंड फ्लो, फंड फ्लो होता है, कोष प्रवाह होता है जब देनदारों को रोकड़ भुगतान कर होता है ना, देनदारों से रोकड़ प्राप्त होती है,
नकद में मशीनरी का क्रय होता है या उपरोक्त सभी। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, सूटेबल आंसर क्या होगा। तो देखो कोष प्रवाह, कोष प्रवाह में क्या होता है, कोष प्रवाह कब होता है, जब एक स्थायी संपत्ति और एक अस्थायी संपत्ति होती है तब होती है। अब देखो यहां पर जो आपका क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स है, वो आपका क्या है, करंट लायबिलिटीज, और कैश क्या है, करंट असेट्स। तो यहां पर फंड फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हमने जितने दायित्वों के भुगतान किए हैं जितने लायबिलिटीज कम हुई उतने ही अपने रोकड़ कम हुई, तो दोनों बराबर हुए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां पर भी आपका डेटर है जो करंट असेट्स है, और कैश है वो भी करंट असेट्स है, तो यहां पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये करंट असेट्स दोनों है। तो यहां पर जितनी राशि से आपके डेटर कम होंगे उतने से आपके रोकड़ बढ़ जाएंगे, तो फंड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नगद में मशीनरी क्रय की, यहां पर देखो आपकी मशीनरी है, मशीनरी है वो आपकी क्या है, नॉन करंट मशीनरी, क्या है, मशीनरी आपकी नॉन करंट असेट्स है, और कैश है आपकी करंट असेट्स है। अब यहां पर फंड जो है वो प्रवाह होगा, क्योंकि मशीन है उससे अपनी क्या होगी, फिक्स असेट्स है वो बढ़ जाएगी, है ना, फिक्स असेट्स बढ़ जाएगी, और साथ में रोकड़ है वो कम हो जाएगा, तो यहां पर फंड फ्लो होगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होने वाला है, 3 नंबर है वो सही आंसर होगा, 3 नंबर है वो सही आंसर होगा। कोष प्रवाह होता है कब, जब नगद में मशीन क्रय की जाती है ना। कोष प्रवाह कब होगा, जब आपकी नगद में मशीन क्रय की जाती है तब आपका कोष प्रवाह होता है, ठीक है, ओके। तो कोष प्रवाह कब होगा, जब आप मशीन नगद में खरीदोगे, यानी एक आपकी करंट होनी चाहिए और एक आपकी नॉन करंट होनी चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, फटाफट जवाब दो। देखें क्या है, देनदारों से रोकड़ प्राप्ति का प्रभाव होता है, कोष का प्रयोग, कोष का स्रोत, कोष प्रवाह नहीं होगा, उपयुक्त सभी। बहुत ही खास क्वेश्चन है ना, खास क्वेश्चन है कि भाई देनदारों से रोकड़ प्राप्ति का प्रभाव होगा, क्या ये यूज होगा, क्या ये सोर्स होगा, या नन, कुछ भी नहीं होगा, या ऑल, ये आपको बताना है ना। तो देखो आपके जो डेटर्स हैं, मैंने पहले भी बताया था, ये डेटर और ये कैश है ना, दोनों ही आपके किसके हैं, करंट असेट्स के उदाहरण है ना। आपको इन डेटर्स से रोकड़ की प्राप्ति हो रही है, तो डेटर्स तो आपके माइनस में हो गए और कैश आपका प्लस में हो गया, है ना। तो यहां पर दोनों ही करंट असेट्स होने के कारण किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहां पर कोष का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि जितने से आपके डेटर कम होंगे उतने से आपकी रोकड़ बढ़ जाएगी, और दोनों ही करंट असेट्स है, तो करंट असेट्स में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। करंट असेट्स में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, कोष प्रवाह नहीं होगा, है ना, फंड फ्लो नहीं होगा, क्योंकि न तो पैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। बढ़े आगे, आगे बात मेरी समझ में आती है तो कमेंट में जरूर जरूर थम्स अप का निशान दिखाते चलो तुरंत कि भाई हाँ ये चीज समझ में आ गई है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी खास क्वेश्चन है ना, एग्जाम की दृष्टि से, कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन कोष के प्रवाह को प्रभावित करता है, कोष के प्रवाह को प्रभावित करेगा, ऐसा कौन सा लेन देन है, बताओ। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। विच इज द राइट आंसर। देखो दोनों चालू खातों को प्रभावित करने वाला एक लेन देन है, जिसमें दोनों क्या हो, करंट हो, ठीक है। चालू और गैर चालू खाते को प्रभावित करने वाला एक लेन देन,
दोनों गैर चालू खातों को प्रभावित करने वाला एक लेन देन और उपरोक्त सभी। अब अगर मेरी बात अभी जो मैंने बताई थी वो अगर आपको याद है तो आप तुरंत इसका रिप्लाई कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि जब दोनों गैर चालू होते हैं तो वहां पर फंड का प्रवाह नहीं होता है, फंड फ्लो नहीं होता है। दोनों चालू होती हैं तो भी वहां पर फंड का फ्लो नहीं होता, दोनों गैर चालू है तो भी नहीं है ना। दोनों गैर चालू, चाहे वो संपत्ति हो चाहे दायित्व है, तो फंड का प्रवाह नहीं होगा। दोनों चालू है ना, दोनों चालू, चाहे वो करंट हो चाहे आपके यानी लायबिलिटीज हो या एसेट्स हो, वहां पे भी फंड का फ्लो नहीं होगा। एक क्या होगी आपकी चालू और एक होगी गैर चालू, तब वहां पर फंड का फ्लो होगा। तो यहां पर इसका 2 नंबर है वो सही आंसर होगा कि चालू और गैर चालू खातों को प्रभावित करने वाला एक लेन देन है, उससे क्या होगा, फंड फ्लो होगा, कोष प्रवाह होगा। तो इसका सही आंसर है 2 नंबर। इन बातों को आप ध्यान में रख लेना है ना, क्योंकि इसी के आधार पर आपसे परीक्षा में प्रश्न है वो पूछा जाएगा। ठीक है, कर लिया नोट? बढ़े आगे, बढ़े। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पे है, फटाफट इसका जवाब दो कि अल्पकालीन प्रतिभूति में विनियोग का विक्रय, अल्पकालीन प्रतिभूति में विनियोग का विक्रय कोषों का एक प्रयोग, कोषों का एक स्रोत, कोषों का प्रवाह नहीं होगा या उपरोक्त सभी। ऐसा ही क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। आप फिर सोचोगे अरे बात तो सही कह रहे थे, ऐसा ही क्वेश्चन अपने सामने आ गया है और ऐसा ही क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने अभ्यास कर रखा है तो जरूर आप उसका जवाब दे सकोगे, लेकिन अगर आपने अभ्यास नहीं कर रखा है तो फिर वहां पर आप कंफ्यूजन होगे, और कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन को क्रिएट करता है, और कंफ्यूजन से कंफ्यूजन होता है, फिर अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। और वही क्वेश्चन अपने को एग्जाम में सिलेक्ट भी करवा सकता है और बाहर भी कर सकता है। तो इसलिए अपने को बहुत ही सावधानी पूर्वक हर चीज को पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन तो 4 ही होते हैं। अगर सही है, सही पे टिक लगा तो सही है, और एक भी मिस हो गया तो गलत है, वहां पर दूसरा ऑप्शन अपने पास से नहीं होता। तो अल्पकालीन प्रतिभूतियों का विनियोग है ना, विक्रय, तो विनियोग है जो आपके कौन से थे, आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन सा है, आपका अल्पकालीन, यानी अल्पकालीन हो गया तो आपका क्या हो गया, करंट एसेट्स। अब इनको बेचा है, अब अपन क्या करते हैं, सेल्स है, सेल्स पे ध्यान नहीं देना है, ये सेल्स तो आपका नगण्य है। बेचा है, बेचे से पैसे क्या आए हैं, कैश या बैंक आया है ना, तो ये भी आपका क्या, करंट एसेट्स। तो यहां पर ये भी करंट एसेट्स, ये भी करंट एसेट्स, तो दोनों चालू संपत्तियां हो गई। तो मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों चालू संपत्तियां होती हैं तो वहां पर कोष का प्रवाह नहीं होता है। तो यहां पर आपका कोष का प्रवाह नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोष का प्रवाह नहीं होगा, फंड फ्लो नहीं होगा। इसलिए 3 नंबर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहां तक सारी बात समझ में आ गई होगी। तो बताओ आज का सेशन आपको कैसा लगा, जरूर आप कमेंट करके बताएं, और आप जो चीज पढ़ रहे हैं क्या वो वास्तव में आपके काम की है ये भी जरूर बताएं। कहां तक आपको समझ में आ गया, कौन सा टॉपिक अभी आपका बाकी है, ये चीज भी आप जरूर बताएं, ताकि उसके लिए अपन और ज्यादा प्रयास कर सकें। और आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि जो भी पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में सेशन को शेयर कर दे, ताकि कॉमर्स का कोई बंदा ये ना कहे कि भाई मेरे को ऑनलाइन क्लास नहीं मिली, नहीं तो मैं मेरा सिलेक्शन ले सकता था। क्योंकि हमारा प्रयास है, क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा संकाय है जिसपे बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। आर्ट और साइंस में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन कॉमर्स में थोड़ा सा अभाव है। हर व्यक्ति बिजनेस लाइन में चला जाता है, विद्यार्थियों को समय नहीं दे पाता है। हमारा प्रयास है कि आपने जो टारगेट आरएएस लिया है उसको अपन सफल बनाएं, और हर विद्यार्थी जो तैयारी लगा हुआ पूरे मनोयोग से उसका चयन भी हो। इसी आशा विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।